Hello everyone, welcome back to Climate TV. Today we are here to have a broad discussion on sustainability. I am Harshita Meena along with Mr. Deepak Rajain. Hello sir, how are you? Hi Harshita, I'm fine. Okay, could you please introduce yourself to the audience? Yeah. Hello everyone. I'm Deepal Rajan and I'm looking for sustainability and its associated operations in Climato since last 2.5 years. And as an overall, I have served toward sustainability for last 6 Okay, thank you so much sir for coming here. years. So today we are gonna discuss on sustainability. Hmm? So my first question would be, what is the true meaning of sustainability? ट्रू मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी जैसा एक टॉपिक है अपने आप में ही बहुत बड़ा है। तो ये हमारे पूरे समाज, पर्यावरण और वातावरण से जुड़ा हुआ है और इसमें हम चीजों को इस तरह से यूज करना या इस तरह से सहेज के रखना सीखते हैं कि हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को वो रिसोर्सेज, वो संसाधन पास ऑन कर पाए। इसको हम साधारण भाषा में सस्टेनेबिलिटी कह सकते मेरा अगला सवाल होगा सर आपसे कि सिर्फ पोल्यूशन कम करना ही सस्टेनेबिलिटी होता है क्या? हैं। अब आजकल बस लोग यही सोचते हैं कि किसी भी प्रकार का पोल्यूशन है और उसको अगर कम कर दिया तो वो सस्टेनेबल हो गया या उनकी लाइफ की अप्रोच सस्टेनेबल हो गई। बट इट्स फार मोस्ट अहेड फ्रॉम रिड्यूसिंग जस्ट पोल्यूशन। बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं सस्टेनेबिलिटी के। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट एक एस्पेक्ट है, उसमें हम पोल्यूशन को कम करना मान सकते हैं। दूसरा इसका सोशल एस्पेक्ट भी है, सोसाइटी पर भी इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और सस्टेनेबिलिटी का तीसरा एस्पेक्ट इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी है कि आपको अपनी सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखते हुए ये भी ध्यान रखना है कि वो आपकी इकोनॉमी को भी हार्म। क्या आप कुछ प्रैक्टिसेस बता सकते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की? बिल्कुल। अब एज अ ह्यूमन बीइंग आप और हम इस दुनिया में रहते हैं और हम डे टू डे चीजें यूज करते हैं। तो हम अपने तरफ से कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आने वाले हमारे जनरेशन्स को या हमारे आने वाले वक्त को एक छोटा सा लेसन दे कि हम रेगुलरली अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम पावर को जितना कम कंज्यूम कर सकें उतना करें। या हम अपने घर में जो बेसिक अप्लायंसेस होते हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, वो हम ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट लगाएं। तो ये हमारी एक छोटी सी पहल होगी, पर ये अगर सभी लोग इसको मानेंगे तो ये एक बहुत बड़े अंतर से प्रभाव डालती है। और इसके अलावा मैं पूछना चाहूंगी कि क्या प्लास्टिक बैन करना ही ट्रू सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस है? अभी कहा तो ऐसे ही जाता है और हम जैसा देख भी रहे हैं कि प्लास्टिक है और प्लास्टिक से जनरेट होने वाला पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। बट अगर आप पूरे तरीके से प्लास्टिक को भी बैन कर देंगे तो भी वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक अपने साथ में बहुत सारा कन्वीनियंस लेके आता है। तो इसके रास्ते ऐसे निकाले जा सकते हैं कि आप प्लास्टिक के यूज को धीरे धीरे करके रिड्यूस करें, उसकी रिसाइकलिंग की प्रैक्टिसेस को ज्यादा से ज्यादा इन्हांस करें, मोटिवेट करें लोगों को उसकी रिसाइकलिंग के लिए। और सेम टाइम पे ना आप प्लास्टिक के अल्टरनेटिव्स को ढूंढने की कोशिश करें कि एक टाइम के बाद हम प्लास्टिक को पूरी तरह से हम यूज से बाहर कर, उपयोग से बाहर कर। तो इसी के साथ मैं पूछना चाहूंगी, जैसे हमने पोल्यूशन के बारे में बात की, क्या आप बता सकते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट्स जो होते हैं हम उन्हें मेजर कैसे करते हैं? देखो, कार्बन फुटप्रिंट ना अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और एक वर्ड इसमें जो है कार्बन, अब क्योंकि साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे फॉर्मूलाज निकाले कि उन्होंने पोल्यूशन को, टिपिकली गैसियस पोल्यूशन को एटमॉस्फेयर में मेजर करने के लिए उन्होंने कार्बन की मेथोडोलॉजी सेट कर दी। वैसे पोल्यूशन ग्रीन हाउस गैसेस से होता है, कार्बन उसका एक पार्ट है। बट सारी ग्रीन हाउस गैसेस को असेस करने के बाद उन्होंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहा कि हम अगर कार्बन को असेस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितना एनवायरमेंट में ग्रीन हाउस गैस को रिलीज कर रहे हैं। तो आपका सवाल जैसा कि अगर किसी को कार्बन फुटप्रिंट पता करना है तो सबसे पहले उसको अपनी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना होगा कि उनकी उसकी किन किन एक्टिविटीज से एनवायरमेंट में कार्बन या CO2 रिलीज हो सकता है। उसके लिए वो बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, वो अप्लाई कर सकता है। और नहीं तो बेसिक वो अपना, जैसे आप गाड़ी चलाती हैं जी, अगर आप यही पता कर लें कि आप साल भर में कितना पेट्रोल कंज्यूम कर रही हैं तो
आपने उसका एक डायरेक्ट एमिशन पता कर लिया कि आपकी वजह से इन्वायरमेंट में इतना CO2 लीक हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट फ्यूल बर्निंग बाय योर व्हीकल। सिंपल एग्जांपल्स में आप। क्या आप बता सकते हैं कि सस्टेनेबल पैकेजिंग जो है हाँ वो कैसे हेल्पफुल होती है? बिल्कुल, सस्टेनेबल पैकेजिंग बहुत हेल्पफुल होती है और ये जरूरी है कि इसको हम एज ए इंडिविजुअल भी हम इसको अपनाएं और बड़े बड़े ब्रांड्स जिनको जो हमें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं वो भी सस्टेनेबल पैकेजिंग पे आए। अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स ने बताया है कि कन्वेंशनल प्लास्टिक के अलावा दूसरी सस्टेनेबल पैकेजिंग जो कि आपके फूड वेस्ट से भी बनाई जा सकती है या और दूसरे तरीकों से केमिकली फॉर्म की जा सकती है जो बायोडिग्रेडेबल भी हो सकती है, तो वो अगर आप एम्प्लॉय करना चालू करेंगे तो आप कन्वेंशनल प्लास्टिक को कम कर पाएंगे जो कि अल्टीमेटली प्लास्टिक पोल्यूशन को लीड होने से कम करेगा। जैसे कि अभी बहुत सारी कंपनी सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रही है, हाँ। तो क्या आप बता सकते हैं कि सिर्फ बिग कंपनीज ही सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर सकती हैं या फिर स्मॉल कंपनीज भी कर सकती हैं उस चीज को अडॉप्ट? एज अ वॉल्यूम ऑफ कंपनीज इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ये मुझे मेरे हिसाब से सभी को करना चाहिए। हाँ, बिग कंपनीज क्यों करती हैं, क्योंकि उनके उनके साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स, उनके साथ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स और उनके साथ बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स जुड़े होते हैं जो इन्वायरमेंट पे, सोशल पे और गवर्नेंस पे कंपनी की एक्टिविटीज को नजर रखते हैं। तो इसीलिए बड़ी कंपनीज की यह एक प्रकार से स्वैच्छिक जिम्मेदारी हो जाती है। बट एज अ स्टार्टअप और एज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी तरफ से इन्वायरमेंटल, सोशल या गवर्नेंस सस्टेनेबिलिटी में आप क्या मदद कर सकते एक बेसिक क्वेश्चन है, हैं। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में डिफरेंस बेसिकली क्या होता है? बिल्कुल, आ, एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। आप रोज सूरज को देखते हैं, सन को। जी। सन की लाइफ आपके अकॉर्डिंग कितनी होगी? आपकी लाइफ से कम होगी, ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। आने वाली 10 जनरेशन से भी ज्यादा होगी, शायद 1000 जनरेशन। तो सन जो है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स, मतलब वो आप खुद में ही हमें अंदाजा लगा पा रहे हैं कि वो नियर फ्यूचर में खत्म नहीं होगा। तो सन से या हवाएं जो चल रही हैं वो रुक जाएंगी क्या? नहीं। तो अगर आप कैसे भी करके विंड की एनर्जी को एक कन्वेंशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए तो आप उसको रिन्यूएबल एनर्जी मान सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल। पेट्रोल कितने दिन चलेगा हमारे साथ? फॉर एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा 100 साल। हमने और कम करना यूज किया तो 200 साल के बाद हो सकता है लेकिन खत्म होगा। तो वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब उसकी एक लिमिट है कि खत्म हो जाएगी और अगर हम उसको वेस्ट कर देंगे तो हम अपने आने वाली जनरेशन को वो रिसोर्स दे ही नहीं पाएंगे। ये है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। एंड क्या आप बता सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी कैसे क्लाइमेट को अफेक्ट करती है? दोनों में रिलेशन क्या होता है सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज में? बिल्कुल। अभी मैं बात करूं, हम 2025 में बैठे हैं तो हमने इंडस्ट्रियल एरा को देख चुके हैं। इसके पहले हम प्री इंडस्ट्रियल एरा को भी देख चुके हैं। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना तो लोगों ने क्रूड ऑयल, कोल की एनर्जी और इसकी ताकत को पहचाना और फिर उन्होंने इसका यूज करना चालू किया। तो बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इससे रन की और उससे ना बहुत सारा पोल्यूशन इन्वायरमेंट में फैल गया। अगर उस शुरुआत से ही हम ध्यान रखते कि हम इसका यूज ऐसे करें कि ये इन्वायरमेंट को हार्म ना कर पाए तो हमें सस्टेनेबिलिटी को इतना सीरियसली आज के टाइम पे नहीं लेना पड़ता। बट अभी चूंकि प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं तो अभी जरूरत है कि आप ये फॉसिल रिसोर्सेस को जितना कम यूज करें और रिन्यूएबल रिसोर्सेस को जितना ज्यादा यूज करें उतना अच्छा है। नहीं तो हम आने वाली जनरेशन्स को ये स्वच्छ धरती, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी कुछ नहीं दे पाएंगे। हम ये सारा कुछ खत्म करके अपनी ही जनरेशन के साथ चले जाए। जैसे अभी आपने बात की स्वच्छ धरती की, हाँ। तो क्या वाटर कंजर्वेशन भी एक सस्टेनेबिलिटी का एक पार्ट हो सकता है? हाँ बिल्कुल। आप ही बताइए, हम सब रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं और हमारी अर्थ में हम सब जानते हैं कि 75% वाटर है। बट वो क्या पूरा 75% ड्रिंकेबल है? क्या हम पी सकते हैं ओशन वाटर्स को? क्या आप और हम पी सकते हैं? हमें फ्रेश वाटर चाहिए ना। तो अगर हम फ्रेश वाटर को कंजर्व आज से करेंगे तो हम आने वाली जनरेशन्स के लिए वो फ्रेश वाटर बचा पाएंगे। अगर हमने उसका मिसयूज किया और काउंटलेस यूज किया तो हम उसको विद इन 50 या 75 ईयर्स में खत्म कर देंगे और नेक्स्ट जनरेशन के लिए फ्रेश वाटर नहीं बचेगा जो कि एक लाइफ लाइन। क्या कंपोस्टिंग एक सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस में काउंट होगा?
हाँ, बिल्कुल, कंपोस्टिंग इज़ अ वेरी गुड। कंपोस्टिंग के बहुत सारे साइड्स होते हैं, कंपोस्टिंग का एक अपने आप में एक साइंस है। वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्ट करना अच्छा होता है, लेकिन उस कंपोस्टिंग के कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं। तो अगर आप कंपोस्टिंग को ऑप्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि आप, लेकिन आप उसको प्रॉपर्ली समझ-बूझ के साथ और उसकी प्रॉपर टूल्स एंड टेक्निक्स अंडरस्टैंड करने के बाद ही आप कंपोस्टिंग को करें। अच्छी कंपोस्टिंग हमेशा सस्ती। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग रूरल से अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो रहे हैं। हम्म, तो अर्बन एरियाज में बेसिकली अर्बन लाइफ में हम सस्टेनेबिलिटी को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, लोग न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए, अच्छी हेल्थ, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे सर्विसेज के लिए अर्बन एरियाज में आ रहे हैं। रूरल रूरल एरियाज में अभी उतनी चीजें गवर्नमेंट से पहुंचाई जा रही है, बट पहुंची नहीं है, जो लोगों को लगता है कि शहर में मिल जाएगा। तो शहर में जब हम आ रहे हैं तो हमारे पास चीजें तो हमें रेगुलर मिल रही है, बट उसकी एक कॉस्ट है। फाइनेंशियल कॉस्ट तो जो है वो है ही, इसकी एक एनवायरमेंटल सोशल कॉस्ट भी है, जो हम ना कैसे नहीं कैसे करके, हम नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी को हमें पे करना पड़ेगा। अब आप रोज ही देखते हैं कि शहर दिन ब दिन बढ़ता जाता है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर लैंड को इंक्रोच करके हम उस पर घर बना रहे हैं। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड को इंक्रोच कर लेंगे तो हम अपने फूड्स को कहाँ से पाएंगे, हम अपनी एग्रीकल्चर, हमारी क्रॉप्स को हम कहाँ पे उगाएंगे। तो ये माइग्रेशन भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है हमारी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज। जैसे हमने इतना सारा डिस्कशन किया सस्टेनेबिलिटी के लिए, क्या आप बता सकते हैं कि फ्यूचर में सस्टेनेबल बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हो सकती मुझे लगता है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो फ्यूचर को सस्टेनेबल बनाने के लिए विलिंगनेस ऑफ ह्यूमन काइंड ही हो, क्योंकि ह्यूमंस ही हैं जो हर प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम है। उनकी एक्टिविटीज से ही अर्थ या तो कंजर्व हो सकती है या अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो हम ह्यूमंस जितने जल्दी इवॉल्व हो जाएंगे, जितने जल्दी हम समझ लेंगे कि हमारी गलतियों ने अर्थ को नुकसान पहुंचा दिया है, तो हम कैसे करके उन गलतियों को रोकें और आने वाले वक्त में आने वाली जनरेशन्स को बताएं कि वो इन गलतियों को कंटिन्यू ना करें, नहीं तो हम इस अपनी प्यारी धरती को एक न एक दिन स्वयं। सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन। क्या आप इस वीडियो के थ्रू हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज ड्रॉप करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया और जितनी भी बातें हमने की हैं, वो कहीं न कहीं एक मैसेज ही है हमारी इस जनरेशन के, आने वाली जनरेशन के लिए, कि आप गवर्नमेंट्स का या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का या बड़े लोगों के इनिशिएटिव लेने का कोई इंतजार ना करें। आप अपने लेवल पे छोटे-छोटे कदम उठाएँ और यही सीख आप अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए दें, अपने छोटे बच्चों को सिखाएँ कि हमें फ्यूचर को अगर सेव रखना है तो हमें आज से ही कदम उठाने होंगे। हम अपने आने वाले फ्यूचर के लिए किसी पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें अपनी जिम्मेदारी स्वयं ही। Thank you, sir. So, for more relatable contents, kindly subscribe to our YouTube channel and follow us on Instagram.